व्हाट्सअप यूट्यूब, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब हम श्लोक नंबर 14 से कंटिन्यू करेंगे। श्लोक नंबर 14 जो है वो रस के बारे में बताता है। हमारा आयुर्वेद में आचार्य चरक ने और सुश्रुत ने 6 टाइप ऑफ रस माना है। तो यहाँ पर हम पहले श्लोक पढ़ लेते हैं। रसा स्वादु अम्ल लवण तिक्त उष्ण कषायकाः षड्द्रव्यम आश्रितस्ते च यथा पूर्वम बलवः। यानी कि आयुर्वेद शास्त्र ने 6 टाइप्स ऑफ रस को माना है। स्वादु मधुर रस यानी कि स्वीट रस, अम्ल सौर रस, लवण वो सॉल्टी रस मीठा नमक वाला, तिक्त रस यानी कि कड़वा रस, उष्ण रस कटु रस, उष्ण को कटु रस भी कहते हैं, तो वो तीखा रस, कषाय यानी कि तूरा रस उसको माना है। ये षड नीचे की लाइन में बताया कि ये षड रस जो है वो द्रव्य में आश्रित होते हैं, यानी कि सीधा कोई रस अवेलेबल नहीं है, वो द्रव्य में आश्रित हो, कोई भी द्रव्य हो उसमें वो रस आश्रित होते हैं। तो ये द्रव्य आश्रितास्ते का मीनिंग है। फिर आगे बताया है कि यथा पूर्वम बलवः। यथा पूर्वम बलवः का मतलब होता है कि मतलब जो पहला है उसका बल ज़्यादा, यानी कि यथा मतलब जो पहला, जो यथा का मतलब जो, पूर्वम यानी कि पहला, और बलवः यानी कि शक्तिशाली। तो पहला रस है स्वादु यानी कि मधुर रस है, वो सबसे शक्तिशाली रस है। उसके बाद अम्ल, उसके बाद लवण, उसके बाद तीत और उष्ण, और कम शक्तिशाली कम बलवान है वो कषाय रस है। ऐसे आपको समझना है। और इसका पंचभौतिक जो विघटन है, यानी कि कौन कौन से महाभूत से कौन कौन सा रस बना है, वो हम अभी देख लेते हैं। अब हम 6 रस का पंचभौतिक संगठन देखेंगे। तो पहले मधुर रस है। मधुर रस पृथ्वी और जल महाभूत से बना है, क्योंकि पृथ्वी और जल महाभूत वो गुरु गुण वाले हैं और मधुर रस भी गुरु गुण वाले हैं। अगर मधुर रस का कॉम्बिनेशन मतलब कि मधुर रस बनाना हो तो 2 गुरु गुण वाली चीज़ तो होनी ही चाहिए। तो पूरे 5 भौतिक जो 5 महाभूत है उसमें पृथ्वी और जल महाभूत ही ऐसे है कि वो गुरु गुण वाले हैं। तो मधुर रस है वो पृथ्वी और जल महाभूत से ही बन सकता है। और दूसरा ये है कि मधुर रस है वो ठंडा है, यानी कि शीत गुणधर्म वाला है, तो तेज महाभूत उनमें इन्वॉल्व नहीं होगा। और वो भारी है तो वायु महाभूत इन्वॉल्व नहीं होगा, और वायु और आकाश महाभूत इन्वॉल्व नहीं होगा। इसीलिए 5 महाभूत से पृथ्वी और जल महाभूत ही उनमें इन्वॉल्व होगी। नेक्स्ट है अम्ल रस। तो अम्ल रस है वो पृथ्वी और तेज महाभूत से बनता है। ये आचार्य चरक ने बताया और आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि जल और तेज महाभूत से अम्ल रस की उत्पत्ति होती है। अब आचार्य चरक ने पृथ्वी और तेज महाभूत क्यों बताया, वो उन्होंने क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन थ्रू बताया है कि उन्होंने पेशेंट में देखा कि पृथ्वी और तेज महाभूत अम्ल रस में आते हैं, अम्ल रस में प्रधान है, उस हिसाब से उन्होंने कहा है। तो उसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं अवेलेबल है। फिर लवण रस जल एंड तेज महाभूत से बना है, वो भी आचार्य चरक के अकॉर्डिंग है और आचार्य सुश्रुत अकॉर्डिंग है कि लवण रस है वो पृथ्वी और तेज महाभूत से बना है। उसका भी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, वो भी ऑब्जर्वेशन लेवल पर ही बना है। नेक्स्ट है कटु रस। कटु रस है वो वायु और तेज महाभूत से बना है, क्योंकि कटु रस है वो हल्का रस है, इसलिए उसमें वायु डोमिनेंट है। और कटु रस यानी कि तीखापन वाला रस, तो तेज महाभूत यानी कि अग्नि महाभूत तो आना ही है। नेक्स्ट है तिक्त रस। ये 6 रसों में से तिक्त रस है वो सबसे ज़्यादा लो है, मीन्स लघु है, यानी कि उसका जो वज़न है बहुत ही कम है, लाइट ये रस है। तो वो आकाश महाभूत, ये 5 महाभूत में सभी महाभूत में से आकाश महाभूत है वो सबसे लाइट महाभूत है, और उसके बाद वायु। तो सबसे लाइट बनाने के लिए ये 2 महाभूत ही इन्वॉल्व होंगे। ऊपर से तिक्त रस है वो अग्नि महाभूत डोमिनेंट नहीं है, यानी कि वो जलन पैदा नहीं करता है, वो शीत है, इसलिए उसमें तेज महाभूत भी नहीं आएंगे। और पृथ्वी और जल महाभूत तो आएगी ही नहीं, क्योंकि तिक्त रस है वो सबसे लाइट रस है। नेक्स्ट रस है कषाय रस। कषाय रस है मधुर रस के बाद का हैवी रस है, तो उसमें पृथ्वी महाभूत तो होना ही है। और मधुर उसमें कोई भी गीलापन नहीं है, वो रुक्ष रस है, इसीलिए जल महाभूत नहीं आएगा। कोई भी ऐसे जलाने वाला है उसमें गुणधर्म नहीं है, इसलिए तेज महाभूत नहीं आएगा। और बस वायु महाभूत है उसमें, क्योंकि वो रुक्ष गुण है, इसलिए
रुक्ष रस है इसलिए वायु महाभूत तो आएगा इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है रस के दोषों पे इफ़ेक्ट। जब हम नॉर्मल क्वांटिटी में रस इंटेक करते हैं तो वो दोषों को नॉर्मल स्टेट में बनाए रखते हैं, लेकिन जब हम कोई भी रस हद से ज़्यादा यानी कि हाई क्वांटिटी में लेते हैं तो वो कोई दोषों को वृद्धि करेगा और कोई दोषों के क्षय करेगा। इसीलिए हमें सभी 6 रस है वो नॉर्मल स्टेट में लेने चाहिए। पहले देखते हैं मधुर रस। तो मधुर रस है वो कफ की वृद्धि करेगा और वात और पित्त का क्षय करेगा। कैसे? तो कि मधुर रस है उसमें मधुर रस के प्रॉपर्टीज़ है वो स्निग्ध, गुरु एंड शीत है। सिमिलरिटी कफ के प्रॉपर्टीज़ से है, तो वो सामान्य से सामान्य की वृद्धि करेगा। यानी कफ और मधुर रस है उनका प्रॉपर्टीज सेम है। जब हम मधुर रस ज़्यादा लेंगे तो ऑब्वियसली कफ ही उसका सेम प्रॉपर्टीज़ वाला है तो वो ही बढ़ेगा। और वात एंड पित्त है वो उसके विरुद्ध वाली प्रॉपर्टीज़ है। यानी कि मधुर रस में क्या है तो स्निग्ध और गुरु और शीत है। तो वात में रुक्ष, चल और शीत है, लेकिन वात में स्टिफनेस वाला शीत है, इसीलिए वो वृद्धि नहीं करेगा, क्योंकि मधुर रस में जो शीत है वो थोड़ा द्रवित शीत है, इसीलिए वो जो कफ में शीत है उसकी ही वृद्धि कर पाएगा। नेक्स्ट है पित्त के जो प्रॉपर्टीज़ है वो उष्ण एंड तीक्ष्ण है, जबकि मधुर रस में तो स्निग्ध है, गुरु और शीत है, तो वो पित्त से विरुद्ध हुई है, तो वो पित्त का शमन करेगा। नेक्स्ट है अम्ल रस। अम्ल रस में क्या है तो पित्त एंड कफ की वृद्धि होगी और वात का क्षय होगा। कैसे? क्योंकि अम्ल रस की प्रॉपर्टीज़ है वो स्निग्ध एंड उष्ण है, जो सिमिलरिटी करती है पित्त एंड कफ से। पित्त भी उष्ण है तो और अम्ल रस भी उष्ण है, तो सामान्य से सामान्य की वृद्धि करेगा। और स्निग्ध है कफ और अम्ल रस भी स्निग्ध है, लेकिन यहाँ पर अम्ल रस है वो अग्नि प्रधान है, इसलिए कफ के शीत गुण से शीत गुण का पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। जबकि शीत गुण और हिम गुण है वो पहले तो जमा रहता है बॉडी में, लेकिन जब अग्नि आती है यानी कि अम्ल रस आता है तो वो पिघलना शुरू हो जाता है, इसलिए उस प्रकार से वृद्धि होगी। इसकी क्वांटिटी में वृद्धि नहीं होगी, लेकिन वो पिघलता है, इस हिसाब से उसकी वृद्धि होगी। और वात का तो रुक्ष, चल ऐसा गुण है जो अम्ल रस से बहुत ही डिफरेंट है, इसलिए उसका ह्रास होगा। नेक्स्ट है लवण रस। लवण रस के कफ एंड पित्त की वृद्धि होगी और वात का क्षय होगा, क्योंकि लवण रस की प्रॉपर्टी है उष्ण एंड तीक्ष्ण और स्निग्ध, जो और कफ एंड पित्त से सिमिलर करती है और वात से विशेष है। इसमें भी कफ क्या अम्ल रस की जैसा ही है कि लवण रस में उष्णता है तो अग्नि आई, इसीलिए कफ का शीत गुण जो है वो पिघलना शुरू हो जाएगा, इसलिए कफ पिघलेगा और बॉडी में उसकी क्वांटिटी बढ़ेगी। एंड पित्त है वो लवण रस में तो उष्ण तीक्ष्ण गुण है, जो पित्त की ही सिमिलरिटी के गुण है, तो पित्त तो ऑब्वियसली बढ़ेगा ही। एंड वात जो है
उसका तो रुक्ष गुण है और शीत गुण है, तो वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट, बाकी के 3 रसों की दोषों पर इफेक्ट। तो कटु रस जो है वो वात एंड पित्त को बढ़ाएगा और कफ को कम करेगा, क्योंकि कटु रस जो है उसके प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो कि वो रुक्ष है, लघु और उष्ण है। जबकि वात और पित्त, पहले तो वात है वो भी रुक्ष और लघु है, और पित्त जो है वो उष्ण एंड तीक्ष्ण है। तो और दूसरी बात कि कटु रस जो है वो अग्नि प्रधान और वायु प्रधान महाभूत से बनता है। तो वात और पित्त तो ऑब्वियसली बढ़ेंगे ही, और कफ जो है वो पहले तो अग्नि से बढ़ेगा, अग्नि से पिघलेगा, इसकी वजह से शरीर में बढ़ेगा, लेकिन वात भी मौजूद है, तो वात की वजह से वो वात जो है वो कफ को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो अल्टीमेटली कफ जो है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट है तिक्त रस। तिक्त रस जो है वात को बढ़ाएगा और पित्त एंड कफ को कम करेगा, क्योंकि तिक्त रस है वो सबसे हल्का रस है 6 रसों में से, और उसके महाभूत है उसमें तो वायु और आकाश महाभूत है जो हल्के हैं, जो वात को ही बढ़ा पाएगी, और उसके गुण है रुक्ष एंड लघु एंड शीत है, तो वात के ऐसे ही गुण है, तो वात को ही बढ़ा पाएगा। पित्त को और कफ को कम करेगा, क्योंकि तिक्त रस में ना कि जल महाभूत है, पृथ्वी महाभूत है, ना ही तो अग्नि महाभूत है, इसीलिए वो पित्त और कफ को नहीं कम बढ़ा पाएगा, उसको कम कर सकता है वो। नेक्स्ट है कसाई रस। कसाई रस है वो वात को बढ़ाएगा, पित्त एंड कफ को कम करेगा, क्योंकि उसमें भी कोई भी अग्नि महाभूत या जल महाभूत नहीं है। पृथ्वी महाभूत है, लेकिन एक अकेले पृथ्वी महाभूत से कफ की वृद्धि नहीं होगी, साथ में जल महाभूत होने चाहिए, क्योंकि कफ में स्निग्ध गुण भी है जो जल की वजह से आता है, और अग्नि प्रधानता नहीं है, इसलिए पित्त भी नहीं बढ़ पाएगा, इसलिए वात दोष ही है एक बढ़ पाएगा उस कषाय रस की वजह से। नेक्स्ट, धातु का भी साथ में ले लेते हैं कि धातु पर क्या इफेक्ट होगी। तो मधुर रस की वजह से धातु वृद्धि होगी, क्योंकि मधुर रस है वो पोषण युक्त रस है, उसकी वजह से शरीर में भारीपन आएगा और धातु की वृद्धि होगी। अम्ल रस से धातु का क्षय होगा, क्योंकि वो अग्नि प्रधान रस है, इसीलिए सभी धातु में अग्नि की वजह से वो धातु को सोख लेगा। नेक्स्ट है लवण रस। लवण रस की वजह से भी धातु का क्षय होगा, क्योंकि सेम प्रोसेस अम्ल रस की ही है। कटु रस की वजह से भी धातु का क्षय होगा, क्योंकि अग्नि प्रधान है वो और रुक्ष है, इसीलिए वो ज़्यादा क्वांटिटी नहीं ला पाएगा धातुओं की, पोषण नहीं कर पाएगा, नरिशमेंट नहीं कर पाएगा। तिक्त रस भी नरिशमेंट नहीं कर पाएगा धातु का, क्योंकि वो खुद ही रुक्ष और लघु रस है। कसाई रस भी धातु का नरिशमेंट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो भी एक वृक्ष जो रस है, इसीलिए वो धातु का क्षय करेगा। धातु का पोषण और धातु का नरिशमेंट सिर्फ मधुर रस ही कर सकता है, क्योंकि वो नरिशेबल है और उसमें स्निग्ध और गुरु गुण है जो धातु की वृद्धि कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, रस की अग्नि पर इफेक्ट, यानी कि हम जब कोई रस इंटेक करते हैं तो उसकी अग्नि पर क्या इफ़ेक्ट होती है, इस हिसाब से हमें रस इंटेक करना चाहिए, तो अग्नि अपने पोजीशन में कैपेबल रह सके, इसकी वजह से हमें इंडाइजेशन की प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए हमें रस की क्वांटिटी अग्नि पर डिपेंड होकर ही लेनी चाहिए। पहले है मधुर रस। मधुर रस की वजह से अग्नि मंद हो जाती है, क्योंकि मधुर रस में स्निग्ध गुण है, गुरु गुण है और शीत गुण है, जबकि अग्नि के गुण है उष्ण गुण, तीक्ष्ण गुण और लघु गुण। तो जब हम मधुर रस इंटेक करते हैं तब अग्नि पर एक प्रकार से लोड आ जाता है, तो अग्नि वो कैपेबल नहीं रहती है कि उसको डाइजेस्ट कर पाए, और डाइजेस्ट कर भी लेती है लेकिन बहुत ही टाइम लगाती है, इसीलिए उसकी वजह से मधुर रस की वजह से अग्नि मंद हो जाती है। नेक्स्ट है अम्ल रस। अम्ल रस में भी अग्नि प्रधान है, और हमारे बॉडी में भी ये जठराग्नि अग्नि ही है, इसलिए सामान्य से वृद्धि होगी, इसलिए अग्नि प्रदीपन होगी। अग्निदीपन का मतलब होता है कि अग्नि प्रदीप्त हो जाना, अच्छी तरह से अग्नि उसकी कैपेबल पोजीशन में रहना, ताकि वो डाइजेशन कर सके। लवण रस में भी अग्नि प्रधान है, इसलिए अग्निदीपन होगा। कटु रस में भी अग्नि प्रधान है, इसलिए अग्निदीपन होगा। तिक्त रस है वो उसमें अग्नि प्रधान नहीं है, लेकिन वायु है, वायु का रुक्ष गुण है इसमें, और वायु का लघु गुण भी है, तो वो अग्नि क्या सामान्य हुआ, तो सामान्य से सामान्य की वृद्धि होगी। नेक्स्ट है कषाय रस। कषाय रस मंदाग्नि करेगा, क्योंकि कषाय रस में वायु तो है लेकिन पृथ्वी ज़्यादा मात्रा में है, इसीलिए पृथ्वी वाला जो कषाय रस है वो अग्नि पर लोड बनाएगा, इसीलिए उसकी मंदाग्नि करेगा अग्नि की। इस हिसाब से हमें अग्नि की क्षमता देखकर ही मधुर रस, अम्ल रस आदि रस का इंटेक करना चाहिए, ताकि हमारी अग्नि जो है वो कैपेबल रह सके।
इस वजह से ही क्लिनिकल में देखें तो मंदाग्नि आ जाती है कि सब लोग ज़्यादा मिठाई खा लेते हैं। तो पहले तो आगे आएगा अष्टांग हृदय में कि किस प्रकार से भोजन करना चाहिए, कि पहले मधुर रस वाला खाना चाहिए, बाद में अम्ल रस, लवण रस और कटु रस वाला खाना चाहिए। और तिक्त रस और कषाय रस तो कम ही होते हैं हमारे डाइट में, क्योंकि पहले जब हम मधुर रस वाला खाना खा लेते हैं तब हमारी अग्नि की क्षमता थोड़ी कम होती है, लेकिन हम बाद में अम्ल, लवण और कटु रस वाला खाते हैं तो थोड़ी हमारी क्षमता बढ़ पाती है। इसकी वजह से पहले मधुर रस वाला भी पचा पाती है, बाद में अम्ल, लवण और कटु रस वाला खाना खाया वो भी पचा पाती है। जब हम लास्ट में मधुर रस डेजर्ट के तौर पे खाते हैं तो वो सारा इंडाइजेशन कर देती है, सारा अग्नि जो है वो मंद कर देती है, तो कुछ भी नहीं पचता। इसलिए आयुर्वेद कहता है कि पहले मधुर रस खाना खा लेना चाहिए, बाद में अम्ल, लवण और कटु खाना चाहिए। अब नेक्स्ट श्लोक है शमनम कोपनम स्वस्थ हितम द्रव्यमिति त्रिधा। मीन्स के 3 टाइप के द्रव्य होते हैं, एक शमन वाला द्रव्य, एक कोपन द्रव्य और स्वस्थ हित द्रव्य। शमन द्रव्य है वो दोषों धातु सभी को शमन करता है। कोपन वाला द्रव्य है वो दोष धातु एक्सेट्रा को कोपन करता है, यानी कि एग्रेवेटेड करता है। और स्वस्थ हित द्रव्य जो है वो दोषों और धातु को सम अवस्था यानी कि बैलेंस कंडीशन में बनाए रखते हैं। तो पहले हम शमन अवस्था वाले एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि शमन द्रव्य जो है वो तेल, सर्पी और मधु है। तेल है वो वात का शमन करता है, सर्पी जो है वो पित्त का शमन करता है, और मधु यानी कि हनी जो है वो कफ का शमन करता है। फिर कोपन वाले द्रव्य, कठोल जो है वो वात का कोपन करता है, वात को एग्रेवेट करता है। अम्ल उष्ण वाली चीज़ है, यानी कि मरीच है, पिपली है, उष्ण तीक्ष्ण वाली जो कोई भी चीज़ें होती है वो पित्त को कोपित करती है, पित्त को एग्रेवेट करती है। और गुड़ जो है वो कफ को एग्रेवेट करता है। नेक्स्ट है स्वस्थ हित द्रव्य। स्वस्थ हित द्रव्य यानी कि जो रेगुलर खाने पर भी हमें कोई भी इफ़ेक्ट ना हो, कोई भी दोषों की इफ़ेक्ट ना हो, धातु की इफ़ेक्ट ना हो, इसे स्वस्थ हित द्रव्य कहते हैं। यानी कि चावल और जौ हमें रोज़ खा सकते हैं, उससे कोई प्रकार की धातु और दोष पर इफेक्ट नहीं होगी, कोई एग्रेवेट या शमन नहीं। नेक्स्ट श्लोक है वीर्य के बारे में। टाइप्स ऑफ द वीर्य। उष्ण शीत गुणोत्कर्षात्र वीर्यम द्विधा स्मृतमा। यानी कि वीर्य जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, उष्ण वीर्य और शीत वीर्य। वीर्य का मतलब होता है कि जब हम कोई भी द्रव्य इंटेक करते हैं उसका डाइजेशन हो जाए, उसके बाद वो द्रव्य के का बॉडी पर क्या इफ़ेक्ट होगा, उष्ण इफ़ेक्ट होगा या शीत इफ़ेक्ट होगा। यानी कि जब कोई भी द्रव्य जो बाहर से शीत लगता हो, ज़रूरी नहीं वो शीत ही हो, उसकी अग्नि के साथ कांटेक्ट होते ही वो उसका गुण जो है, वास्तविक गुण, उसकी इफ़ेक्ट दिखा देता है। जैसे कि बर्फ़ जो है वो शीत दिखती है बाहर से, लेकिन उसकी अग्नि पर इफ़ेक्ट हो, अग्नि के साथ कांटेक्ट होते ही उसकी इफ़ेक्ट चेंज हो जाती है, उष्ण बन जाता है। इसे वीर्य कहते हैं। तो आचार्य चरक ने 2 टाइप्स के वीर्य बताए हैं। वीर्य पर कई सारे थियोरीज है कि अष्टवीर्य, 2 वीर्य, 10 प्रकार के वीर्य, ये सभी, लेकिन आचार्य चरक के अल्टीमेटली 2 टाइप्स के ही वीर्य बताए हैं, क्योंकि जगत जो है, विश्व है, वो सोम और सूर्य से बना है, यानी कि चंद्र और सूर्य से। इसीलिए उसकी इफ़ेक्ट भी शीत और उष्ण ही होगी। कोई भी द्रव्य है उसकी इफ़ेक्ट शीत और उष्ण ही होगी। सारा जो गुण है, सारे द्रव्य के गुण जो है, 10 टाइप्स के गुण, वो शीत और उष्ण में समा जाते हैं। इसलिए वीर्य जो है वो 2 टाइप्स के ही होते हैं। अल्टीमेटली वीर्य की शॉर्ट फॉर्म है, यानी पोटेंसी, शक्ति, द्रव्य की शक्ति, ऐसा ही इसका मीनिंग। नेक्स्ट वाला श्लोक है त्रिधा विपाको द्रव्यस्य स्वादु अम्ल कटुकात्मक। यानी द्रव्य के 3 टाइप्स के विपाक होते हैं, मधुर विपाक, स्वादु विपाक इसे कहते हैं, और अम्ल विपाक और कटु विपाक। पहले तो विपाक किसे कहते हैं, तो जब कोई भी द्रव्य, कोई भी रस वाला द्रव्य हम इंटेक करते हैं तब वो जठराग्नि के कांटेक्ट में आता है, और वो रस जो द्रव्य का है वो परिवर्तित हो जाता है दूसरे रस में, यानी कि एक नया ही रस बनता है, उसे डाइजेशन के लास्ट में उसे विपाक कहते हैं। तो 3 टाइप्स के विपाक है, और हमारे 6 टाइप्स के जो रस है वो अल्टीमेटली डाइजेशन के बाद 3 टाइप के विपाक में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो पहले मधुर विपाक जो है उसमें मधुर और लवण रस जो है वो कन्वर्ट होते हैं। अम्ल विपाक है उसमें अम्ल ओनली एक रस ही कन्वर्ट होता है, और कटु विपाक जो होता है उसमें कटु, तिक्त एंड कषाय रस है वो कन्वर्ट होते हैं।
जब हम कोई मधुर रस वाली चीज़ खाते हैं तब वो मधुर रस डाइजेशन में जठराग्नि के कांटेक्ट में आता है, उसके बाद वो मधुर विपाक में कन्वर्ट हो जाता है। देन उसी प्रकार जो लवण रस है वो पहले तो लवण होता है, लेकिन जब डाइजेशन के बाद वो मधुर विपाक में कन्वर्ट हो जाता है। अम्ल रस जो है डाइजेशन के बाद अम्ल विपाक में कन्वर्ट हो जाता है। और कटु तिक्त कषाय रस वाली चीज़ वस्तु है जो जठराग्नि के कांटेक्ट में आते ही जठराग्नि के कांटेक्ट के बाद डाइजेशन के बाद कटु विपाक में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रकार विपाक जो है वो बनते हैं और विपाक की भी हमारे बॉडी पर इफ़ेक्ट होती है, वो आप आगे पढ़ेंगे। विपाक वाले श्लोक तक रखते हैं। नेक्स्ट श्लोक से हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अदरवाइज़ वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।